नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। शुरुआत अरुणाचल की एक खबर से, जहां पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने भारतीय सीमा में घुसकर एक 17 साल के लड़के को अगवा कर लिया है। घटना अपर सियांग जिले की है। अगवा किए गए लड़के का नाम मिराम तारोन है, जो तारोन जिडो गांव का रहने वाला है। स्थानीय प्रशासन ने सेना को इस घटना के बारे में जानकारी दी है, जिसके बाद लड़के को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मिराम उस ग्रुप का हिस्सा था जो भारतीय सीमा के अंदर शिकार कर रहा था। भारतीय सेना ने चीनी सेना से इस बारे में संपर्क साधा है। ये घटना जनवरी के 18 तारीख को हुआ है और अब तक जो हम एक खबर मिली है ये है कि जनवरी के 18 तारीख से पहले ये लोग निकले हुए थे। ये जो 17 साल के युवक हैं ये एक बड़े ग्रुप में थे जो लोकल हंटर्स हैं। और अमूमन ये लोकल हंटर्स, ये जो इलाका है, जो मैकमोहन लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन है, जिसको कि भारत और चीन की सीमा रेखा के रूप में देखा जाता है, मगर भारत और चीन दोनों के ही दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं और इसीलिए वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ करते हैं। और अब ये जो 17 साल के युवक हैं ये हंटर हैं, ये हंटिंग के लिए गए थे और 19 तारीख को उनके ग्रुप के और एक जो सदस्य हैं वो लौट के आए। उन्होंने ये कहा है कि इनको अगवा कर लिया गया है चाइनीज़ पीएलए द्वारा। मगर अरुणाचल सरकार या फिर आर्मी की बात करें तो जो सूत्रों से हमसे बात हो रही है, उनका ये दावा है कि अभी इसको एब्डक्शन या फिर किडनैपिंग सीधे तौर पे कहना नहीं उचित होगा, क्योंकि अमूमन इसके पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं जबकि देखा गया है, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जबकि देखा गया है कि क्योंकि वहाँ पे एक वेल डिमार्केटेड बॉर्डर नहीं है तो लोग जो गलती से भी जो एलएसी का चाइनीज़ टेरिटरी है वहाँ पे घुसने की भी पहले हमें ऐसे घटनाएं हुए हैं। और इस पिछले साल ही जो 5 युवक अपर सुबनसिरी ज़िले से वो लापता हो गए थे एलएसी के पास और इसके बाद 10 दिन बाद चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने उनको वापस किया था। तो इस प्रकार की जो घटना होती है इसमें जो अमूमन जो प्रोटोकॉल है कि जब ये घटना रिपोर्ट होती है और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट किया है और इसके बाद आर्मी को जब ये खबर लगी है तो आर्मी ने अपना जो हॉटलाइन कम्युनिकेशन है चाइनीज़ आर्मी के साथ वो ओपन कर दिया है और इन्फॉर्मेशन भेजी गई है इस 17 साल के युवक के बारे में, जो कि जीदो विलेज के रहने वाला है। जीदो बिशिंग, ये दोनों ऐसे विलेज हैं जो कि भारत का आखिरी विलेज है इस अपर सियांग ज़िले में और इसके आगे एलएसी है। यही इलाका है जहाँ पे कि 2018 में एक स्टैंड ऑफ हुआ था चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच, जब चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो बुलडोज़र जेसीबी लेके भारतीय टेरिटरी में आ गए थे और लोकल विलेजर्स ने वहाँ पे अपोज किया था। तो तब एक वहाँ पे ये मामला देखने को आया था 2018 में, जब तब चाइनीज़ आर्मी ने बैक ऑफ किया था उस एरिया में। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कन्फ्रंटेशन पहले भी हो चुकी है और आगे जाके अब देखना पड़ेगा कि अब ये जो 17 साल के युवक मिसिंग हैं उनको ढूंढ निकालने के लिए क्या कदम सरकार उठाती है या फिर कैसे ये हादसा हुआ, वो कहाँ जा रहे थे, ये जो डिटेल्स है ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट द्वारा राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार हमें देती है या नहीं। तो हमारे संवाददाता रतनदीप चौधरी पूरी जानकारी इस पर दे रहे थे। इस वक्त हम सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं। प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय हैं, पूर्व डीन है इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू की। बहुत स्वागत है मैम आपका। ये जो एक घटना हुई है, ये 17 साल का लड़का जो है, अभी आर्मी सोर्सेस तो कह रहे हैं कि इसको अबडक्शन कहना, अपहरण कहना ठीक नहीं होगा। ऐसा पहले भी हुआ है कि भटक के लोग पहुंच गए, लेकिन पिछली बार जो 5 युवक सितंबर 2020 में पहुंचे थे तो उनको करीब 1 हफ्ता बाद पीएलए ने छोड़ा था। इस तरह की घटनाएं कुछ ज्यादा हो रही हैं, आपको लगता है? हाँ जरूर, और क्योंकि ये बॉर्डर डिमार्केशन अभी क्लियर नहीं है, 14 बारी मिलिट्री आपस में बात की है, चाहे पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी और इंडियन आर्मी, लेकिन ये बॉर्डर की इशू तय नहीं हो रही। तो जो लोग वहाँ पास रहते हैं, खासकर ये सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है जी। और शिकार में या जो फार्मर हैं वो कभी इस तरफ उस तरफ जरूर हो सकते हैं, तो इनके लिए बहुत सेंसिटिव अप्रोच लेनी चाहिए। ये नहीं कि ये जरूर है कि चाइनीज आर्मी ने अबडक्ट तो किया होगा, चाहे कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए, पर मुझे लगता है जो इंडियन आर्मी ने
जिस तरीके का रवैया बनाया है कि उनको कांटेक्ट किया है, हॉटलाइन खोल दिया है, ये बहुत अच्छा और अहम स्टेप है। और उन्होंने इसको एक लॉ की तरीके से लिया है, लेकिन मुझे लगता है इसको टॉक्स में जरूर आना चाहिए इस तरीके के इंसिडेंट्स को, कि जो हमारे सिटीजन्स हैं जो यहाँ बॉर्डर के आसपास रहते हैं उनको तकलीफ इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन तो मैम चाहे आपको लगता नहीं कि अभी जो हालात हैं, जैसे अभी हमने देखा कि किस तरह से दिसंबर में ही चीन ने अरुणाचल के 15 जगहों का नाम अपने हिसाब से उसने एक ऐलान कर दिया कि इसको ये बोलेंगे, उसको वो बोलेंगे, साउथ तिब्बत बता रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने बताया कि एक रिडिकुलस, ये हास्यास्पद कोशिश है इस तरह से दावा ठोकने का, लेकिन 1 साल से चल रहा है स्टैंड ऑफ वहां पर। उसके बाद इस तरह से डिस्ट्रिक्ट्स को नेम करना, रोज हम देख रहे हैं कि किस तरह से काफी कड़ा एक रवैया हम देख रहे हैं और पीछे हटने के मूड में चीन नहीं दिखता है। वैसे में ये जो चीजें हो रही हैं, मान लीजिए कोई भटक के भी पहुंच जा रहा है, तो ये एक तरह से एक ज्यादा बड़ी मुश्किल भी क्रिएट कर सकता है और ज्यादा स्थिति खराब भी हो सकती है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा है, सही बात है। चीन की जो पॉलिसीज हैं काफी अग्रेसिव होती हैं। सारे उनके जो भी बॉर्डर एरियाज हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी या रिलेंट नहीं करना चाहते, और बल्कि वो फॉरवर्ड पॉलिसी रखते हैं, ऑफेंसिव पॉलिसी रखते हैं, डिफेंसिव नहीं रखते। और उनका ये मानना है कि अरुणाचल चीन, ईस्टर्न लद्दाख चीन का हिस्सा है, तो वो बार बार इस तरीके की घटनाएं जरूर करेंगे। और मुझे लगता है भारत को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, जरूर हर वक्त बातचीत खुली रहनी चाहिए, मिलिट्री लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, सिविल लेवल पे, क्योंकि चीन का ये रवैया रहा है पहले भी और रहेगा। तो देखना होगा कि, और दूसरी बात ये है कि आजकल एक किस्म है हाइब्रिड वॉर, जिसमें सिविलियंस को भी घसीटा ले जा सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि कोई बैटलफील्ड हो, आर्मी टू आर्मी वॉर हो, पर इसमें सिविलियंस को, टेरर इश्यूज को, ये सारी स्ट्रेटेजिक इश्यूज में आ जाती हैं। तो हमें भी सतर्क रहना होगा, अपने सिटीजन्स को समझाना होगा कि भाई आप समझिए और हमारे साथ रहिए कि इस तरीके के इंसिडेंट्स ना हो जी। लेकिन ये जरूर बात है कि चीन जरूर ये कोशिश करता रहेगा जब तक बॉर्डर इशू का हल नहीं होता, और वो तो आजकल लग ही नहीं रहा कि कुछ होगा, और चीन की ऑफेंसिव पॉलिसी जरूर चल रही है। बहुत शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगी कि ग्राउंड पे क्या किया जा सकता है। इस तरह से शायद अब मुश्किल ज्यादा बड़ी होती जाएगी धीरे धीरे करके, अगर ये सुलझता नहीं है, जो स्टैंड ऑफ है वो नहीं सुलझता, और चीन का जो हम रवैया देख रहे हैं, तो ग्राउंड पर क्या किया जाना चाहिए जिससे कि हमारे जो नागरिक हैं उस तरह से भटक कर ना पहुंच जाए, या अवेयरनेस के अलावा और क्या किया जा सकता है? हाँ, डी एस्केलेशन स्टेप्स में कई चीजें हैं। एक तो हॉटलाइंस हैं, दूसरा एक डीमिलिटराइज्ड जोन कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ कोरिया में है कि चाहे हमने, हमारा बॉर्डर तय नहीं है, पर इस एरिया अभी तक जब तक सुलझा ना जाए वो डीमिलिटराइज रखिए। आप भी 5 मील पीछे रहिए, हम भी पीछे रहेंगे। रोड्स के बारे में, चीन ने 4-5 किलोमीटर रोड अंदर डाला है, तो हम भी अपने रोड मतलब तय करें। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है हमारी, जो रोड्स को देखें कि ये रोड्स किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। ट्रेड की इशू, हमारा ट्रेड बहुत चल रहा है चीन के साथ, हम लोग ट्रेड की बात करें कि यहाँ पे एक ट्रेडिंग पोस्ट बना दीजिए और लोगों को तंग ना किया जाए, हमारे नागरिकों को, और या आपके नागरिकों को हम नहीं तंग करेंगे। तो इस तरीके के छोटे छोटे एटलीस्ट पॉइंट्स अगर हम लोग सिर्फ हार्ड इश्यूज नहीं पर सॉफ्ट इश्यूज भी टेबल पे रखें और बात आगे बढ़ाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम इस पूरी जानकारी के लिए, पूरी चर्चा के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये लड़का जल्द से जल्द वापस देश लौट आएगा और मिल जाएगा। कोशिशें पूरी हो रही हैं इसको वापस लाने की। और इस सब के
बीच रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का, और जल्द ही 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो होगा। दिल्ली के राजपथ पर पहली बार आईटीबीपी के मोटरसाइकिल सवारों का जांबाज प्रदर्शन होने जा रहा है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बाइक टीम का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें 10 तरह की कलाबाजी दिखाई जाएगी। लोटस फॉर्मेशन, बॉर्डरमैन सैल्यूट, फ्लाई राइडिंग, पवन चक्की समेत कई और तरह के बेहद शानदार प्रदर्शन की तैयारी है। भारत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम पर पिरामिड फॉर्मेशन सबसे खास होगा। आईटीबीपी के 146 हिमवीर 33 बुलेट मोटरसाइकिल के साथ गणतंत्र दिवस परेड में अपनी जांबाजी दिखाएंगे। आईटीबीपी की टीम से भी बात की है हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। चीन से लगी सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जाबाज टीम पहली बार राजपथ पर मोटरसाइकिल पर करतब दिखाएगी। बात करते हैं कैसी तैयारी है आप लोगों की और क्या परफॉर्म करने जा रहा है राजपथ पर। राजपथ पे हमारी तैयारी पूरी जोश के साथ चल रही है, जिसमें हम 10 प्रदर्शन दिखा रहे हैं, जिसमें अलग अलग फॉर्मेशन होगी, जैसे जंगवार पोजीशन, बॉर्डरमैन सैल्यूट और पोल एक्सरसाइज, ये जो कि अलग अलग बाइकों पे अलग अलग फॉर्मेशन में और अलग मॉडिफाई करके दिखाएंगे। लेकिन क्या आप लोग को डर नहीं लगता? बुलेट चलाना वैसे भी डिफिकल्ट होता है और इस पर जो करतब दिखाना अपने आप में। नहीं, डर तो हर चीज़ में लगता है, पर हमें इस डर के आगे जीतना है, तभी तो एक सोल्जर कहलाएंगे। काफ़ी बार गिरे, संभले और संभलते हुए अपने इसको बड़े तसल्ली पूर्वक इसको करते हैं। तो राजपथ को लेके कैसी तैयारी की है और कैसा जोश है यहाँ पर आप लोग का? राजपथ को लेके हमारे अंदर खूब बड़ा जोश है, जो हम चाहते हैं कि हम आईटीबीपी का नाम रोशन करें यहाँ पे, और ताकि राजपथ पे यहाँ पूरी इंडिया को पता चले कि आईटीबीपी भी है, जो चाइना बॉर्डर को छोड़ के यहाँ राजपथ पे भी अपना करतब दिखा सकती है। कितने महीनों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और किस तरह की तैयारी की आप लोगों ने? हम 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं सर, तो बढ़िया तैयारी हो रही है हमारी। जोश के साथ हम आईटीबीपी का नाम रोशन करने चाहते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से हम मतलब कि तैयारी कर रहे हैं। हमारे को मौका मिला राजपथ पे चलने का, तो हमारे को मोटरसाइकिल पर क्या क्या करतब दिखाएंगे आप लोग? हमारे मोटरसाइकिल पे टोटल 10 फॉर्मेशंस हैं जो अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी इवेंट्स हैं जो अभी हमें अभी क्या क्या राजपथ पर दिखाएंगे आप लोग इस बार? अभी पहले बॉर्डरमैन सल्यूट है, उसके बाद लैडर राइडिंग है, फ्लाइंग लैडर है, जैगुआर पोजीशन है, लोटस है, हिमालय के प्रेरी है, उसके बाद हमारी एक रूपता को दर्शाता हुआ हमारा पिरामिड फॉर्मेशन है। तो जाहिर सी बात है कि चीन सीमा पर जिस तरह से आईटीबीपी के जवान तैनात है, जो जिस जोश के साथ, वही जोश इस बार गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। राजपथ से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे। सपा की सुरक्षित सीट मानी जाती है। 93 से लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी ही जीती है। सिर्फ 2002 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला का। सौरभ, ये समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए बिल्कुल सेफ सीट मानी जाती है, गढ़ माना जाता है। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा संकेत है। देखिए इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि यादव क्लैन में दरार है, अपर्णा यादव अलग हो गई, शिवपाल को अखिलेश भले ही साथ ले आए हों, लेकिन अभी मनमुटाव है। तो उसको लेकर के कड़ा संदेश देने के लिए, एक बड़ा संदेश देने के लिए अखिलेश यादव अपने घर मैनपुरी की करहल सीट से मैदान में होंगे, ताकि ये संदेश जाए कि परिवार में कुछ फूट नहीं है, क्योंकि पिछली बार इस फूट का काफ़ी नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़ा था अखिलेश को। तो अखिलेश यही वजह है कि मैनपुरी से उनके पिता मुलायम सिंह यादव सांसद हैं, और इस करहल सीट पे समाजवादी पार्टी नहीं हारी है। 1993 से लगातार, जैसा आपने बताया, जीती हुई है, आई है। 2002 से 2007 में भी बीजेपी भले ही जीती थी, लेकिन यही उम्मीदवार सोबरन सिंह, जो बाद में सपा में आ गए, यही उम्मीदवार थे जो बीजेपी से जीते थे। और सोबरन सिंह वहां के अभी सिटिंग मौजूदा विधायक हैं, उनसे हमारी बात हुई, वो बहुत खुश हैं, कह रहे हैं वो अपने अध्यक्ष का स्वागत करते हैं। और देखिए एक बहुत संदेश, बड़ा संदेश तरीके से अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग करा करके आज मुलायम सिंह के साड़ू भाई ने भी बीजेपी का दामन थामा। इस तरीके से परिवार में फूट की संकेत दिए जा रहे थे, तो उस पर उसको लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है और अखिलेश यादव अपने घर से मैदान में होंगे, ताकि जो उनका यादवों का गढ़
गढ़ कहा जाता है उसमें सेंध लग गई थी, वो सेंध ना लगे, आसपास की सीटें बचाई जा सके। और इसके अलावा इस तरीके से योगी जी को अपने घर गोरखपुर भेजा गया है चुनाव लड़ने के लिए। वैसे अखिलेश भी कह रहे हैं कि देखिए सैफई और ये जो पूरा इलाका है वो उनका घर है, तो वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई सेंधमारी हो। और वहाँ की लगभग जो 25 से 30 सीटें हैं, चाहे वो अरैया हो, इटावा हो, मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो, आगरा हो, उससे 25 से 30 सीटों में ये संदेश जाए कि उनके अध्यक्ष पार्टी के अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं, लड़ रहे हैं। और देखिए वर्चुअल रैलियों का ज़माना है, ज़मीन पर तो रथ यात्राएं होने रही हैं, तो इन बड़े बड़े निर्णयों से संकेत जाते हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा आती है। तो इसको लेकर के अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है। कादम्बिनी, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ की कैंट विधानसभा को लेकर एक अनार 100 बीमार वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। लखनऊ कैंट विधानसभा से बीजेपी के कई हाई प्रोफाइल नेता लड़ना चाहते हैं। सहयोगी सौरभ शुक्ला ने लखनऊ कैंट में लोगों से बात की। यूपी की राजनीति भी इस तरीके से जलेबी की तरह गोल गोल घूम रही है, समझ नहीं आ रहा है कि किस दिशा में जाएगी। हम इस वक्त लखनऊ की कैंट विधानसभा में मौजूद हैं। ये यहाँ का सदर बाजार इलाका है और यहाँ पर खाने पीने के लिए लोग आते रहते हैं। यूपी के दिल में क्या है ये जानेंगे। और कैंट विधानसभा सबसे ज़्यादा हॉट विधानसभा मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा उम्मीदवार और दावेदार हैं। यहाँ से अभी मौजूदा विधायक हैं वो बीजेपी के हैं और वो बाई इलेक्शन जीते थे, तिवारी जी, वो मांग रहे टिकट। रीटा बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए यहाँ से टिकट मांग रही है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगी अपनी सीट से अगर बीजेपी परिवार के एक सदस्य को टिकट देना चाहती है तो। अपर्णा यादव जो अभी समाजवादी पार्टी गए हैं वो भी यहीं से टिकट मांग रही हैं। और बीजेपी यहाँ से ये सीट जीतती आई है, लेकिन यहाँ के लोग तय करेंगे ना कि कौन जीतेगा, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। लोगों की राय जानते हैं और यूपी के दिल में समझते हैं क्या है। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम कामता प्रसाद। कामता जी, क्या लग रहा है, आपने सुना कि लखनऊ कैंट विधानसभा से इतने ज्यादा दावेदार हैं कि एक अनार है और 100 बीमार हैं, बताइए क्या लगता है आपको? यहाँ से नहीं आएगी, बीजेपी आएगी नहीं यहाँ से। बीजेपी आएगी नहीं, क्यों? विधायक उसका मौजूदा नहीं काम करा, इसके पहले भी नहीं काम किया इसने। बीजेपी तो हमेशा जीत जाती है यहाँ से। जीत जाती है, लेकिन बीजेपी अब की नहीं जीतेगी यहाँ से। अब की नहीं जीतेगी। रीटा जी का बड़ा नाम चलता है। रीटा जी ने 2012 में कांग्रेस की टिकट से जीत ली थी विधानसभा। रीता जी ने फिर भी काम किया। हाँ, इन्होंने कुछ नहीं किया। सुरेश तिवारी ने कुछ नहीं किया। आप कितने साल से यहाँ पर हैं सर? यहाँ हो गए उनको 40-45 साल। 40-45 साल में। तो आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी का माहौल नहीं है? नहीं है। ये अपर्णा यादव चली गई हैं, इस पर क्या लगता है आपको सर? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जमीनी स्तर की नेता नहीं, उनके क्या जाने आने क्या, केवल मुलायम सिंह की बहू है, बस यही है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ है नहीं। देखिए कामता प्रसाद जी कह रहे हैं कि बाकी कुछ नहीं है, मुलायम सिंह की बहू है, इसलिए उनका माहौल बन गया है। तो कामता प्रसाद जी यहाँ से 40 साल से यहाँ पर हैं और उनको लगता है कि इस बार बीजेपी का माहौल नहीं बनेगा। और तमाम वो लोगों से बात करते हैं जो लोग यहाँ रहते हैं, जिन्होंने अपनी उम्र गुजार दी है लखनऊ कैंट विधानसभा में। और ऐसे एक शख्स हमारे साथ हैं। सर आपका नाम? कैलाश जी, लखनऊ कैंट विधानसभा से बीजेपी में तमाम लोग टिकट मांग रहे हैं। अपर्णा यादव आ गई, रीटा जी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही हैं, सुरेश चंद्र तिवारी कह रहे हैं कि हमारी सीट है। आदमी किसको टिकट दे बीजेपी, तो आप लोगों को समझ में आया, या समाजवादी पार्टी का माहौल है? बीजेपी तो गई आपकी। बीजेपी आपकी गई, और क्या, नहीं आएगी कोई। कैलाश जी, आप कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? 72। 72 साल आपने देखा है राजनीति बनते बिगड़ते, सरकारें आते जाते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार योगी जी क्या जस्टिफिकेशन नहीं कर पाए जनता के साथ? देखिए योगी जी का ऐसा है ना, वो चाहते हम 4 सीट पा जाए, 100 सीट भी नहीं पाएंगे। 100 सीट भी नहीं पाएंगे। कैलाश जी की सुनिए, हमने कामता जी की सुनिए। और ये वो लोग हैं जो यहाँ पर लंबे वक्त से सियासत देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जानते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो है योगी जी का मामला डामाडोल है। ऐसे एक और सीनियर आदमी से बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए। विनोद अग्रवाल जी, हमने कैलाश जी से बात की, सामने कामता जी से बात की। सब कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की नैया डामाडोल है। यहाँ बीजेपी में तमाम लोग टिकट चाह रहे हैं। अपर्णा यादव, ब्रजेश पाठक भी चाह रहे हैं नहीं से लड़ लें। रीटा जी कह रहे हैं हमारे लड़के को टिकट दे दो। मौजूदा विधायक भी कह रहा है नहीं भैया, हमने तो हराया था बाई इलेक्शन में। तो अब आप लोग जो यहाँ इतने सालों से हैं, आप लोग क्या समझ में आ रहा है, कैंट का भला कौन कर सकता है? अपर्णा यादव। पसंद है आपको? पहले भी खड़े हुए थे यहाँ से।
हार गई थी 35,000 वोटों से। हार गई, सही कहा आपने, हार गई थी। अब तो उम्मीद है पार्टी से। आज उन्होंने, अपर्णा यादव ने जाके बीजेपी ठीक किया? नहीं, सही किया है, ठीक किया, ठीक किया। हाँ, अपर्णा यादव आ गए बीजेपी से तो आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम लोग तो पक्की जनसंघी है। भाजपा आते हैं यहाँ चंदा मांगने, तब से हम जनसंघी है। मांगने करते उस समय वो नौकरी करते, चंदा मांगने आए, तब से आप लोग जनसंघी हैं। तो ये पुराने जो लोग हैं इनकी अपनी अपनी जुदा राय है, और देखेंगे आप यहाँ बात करेंगे कैंट में, उन तमाम लोगों से पूछेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कोई क्लियर समझ में नहीं आता कि बीजेपी है या सपा है। लोग यहाँ पर बीजेपी को नहीं देने की बात भी कर रहे हैं और बीजेपी को वोट देने की बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक महिला भी, उनसे बात करते हैं। कैंट विधानसभा में इतने लोग टिकट चाहते हैं बीजेपी से, अपर्णा यादव बीजेपी में आ गई, रीटा जी कह रही हमारे लड़के को टिकट दे दो, मौजूदा विधायक बीजेपी का कह रहे सुरेश चंद्र तिवारी कि हम तो यहाँ विधायक हैं ही हैं, ब्रजेश पाठक भी आना चाह रहे हैं। कैंट के लोग क्या चाहते हैं, क्या आप लोग इस बार देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुद्दे क्या हैं आपके? भैया हम इस इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। क्यों बताइए तो। वो लोग बोलते पहले कुछ है और करते बाद में कुछ नहीं है। आप भी इनके साथ में, आप भी अलग, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, अपनी राय होती है कि आप भी इनकी राय से इत्तेफाक रखते हैं कि आपकी अलग राय है? नहीं, हमारी भी वही राय है। क्या राय है? मोदी जी। मोदी जी, योगी जी नहीं? योगी जी नहीं। मोदी जी के नाम पे वोट दे देंगे, योगी जी के लिए नहीं देंगे, तो मोदी जी के नाम पे वोट पड़ जाएगा। देखिए समझिए, यूपी में एक और फैक्टर है, मोदी को लोग पसंद करते हैं, योगी को नहीं, इसलिए चलिए मोदी के नाम पे ही सही वोट मिल जाएगा, और मोदी जी इस शक्ति को जानते हैं। तो फिलहाल कैंट की जनता से हमने बात की, समझा, जाना कि कैंट की विधानसभा वो विधानसभा हो गई है जहां एक अनार है 100 बीमार है, इतना टिकट मांग रहे हैं बीजेपी वाले यहाँ से, और अतः समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले। पिछली बार अपर्णा यादव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी से हार गई थी, तो समाजवादी पार्टी भी इंतजार कर रही है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट दे पहले यहाँ से, फिर वो अनाउंस करें। ब्रजेश पाठक भी चाहते हैं कैंट, लखनऊ कैंट, अपर्णा यादव भी चाहती हैं, रीटा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए चाहती हैं, और मौजूदा विधायक सुरेश चंद्र तिवारी हैं ही हैं। तो अब देखना होगा, बीजेपी के लिए धर्म संकट है कि किसको लखनऊ कैंट की सीट से उम्मीदवार बनाती है, और लखनऊ कैंट बीजेपी की कहा जाता है एक सुरक्षित सीट है। सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ यूपी के दिल में आज के लिए इतना ही। कल वापस नए मुद्दे के साथ, नए सवालों के साथ हाजिर होंगे। कोरोना महामारी के दौरान मरीजों में हृदय की परेशानियां बढ़ी हैं। लोग संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए तो हार्ट ब्लॉकेज की शिकायतें बढ़ने लगीं। मुंबई में विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास अचानक हार्ट अटैक के मामले ज्यादा आ रहे हैं। पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। अचानक दिल का दौरा पड़ने के मरीज अस्पतालों में बढ़ने लगे हैं। दिसंबर की तुलना में करीब 30% ज्यादा मरीज अब तक अस्पतालों में मिले हैं। 53 साल के कुणाल को कभी भी दिल से जुड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन अचानक हार्ट अटैक का शिकार हुए। मुंबई के लायंस क्लब अस्पताल में जब लाए गए तब कोविड पॉजिटिव थे, अब कोविड नेगेटिव हो चुके हैं। कुणाल को रात को मैं खाना पीना खाया, पसीना हो गया अचानक, और इधर दर्द होने लगा बहुत। फिर मैं साली ऐसे था और उसको वाइफ को बोला कि मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे को किधर लेके चलने से बचाए। फिर मेरी वाइफ मेरे को राजवाड़ी रात को लेके गई। रात को 11 बजे उधर भर्ती हो गया, उधर एडमिट किया। सुबह वापस डॉक्टर आए, चेक किया मेरा हार्ट, तो थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। ऐसा उनको बोला मेरे को जरा अच्छा लग रहा है, दर्द हो रहा था बहुत। कोरोना सिर्फ ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स इसमें कोविड कनेक्शन देख रहे हैं। कोरोना वायरस खून को गाढ़ा करता है, शरीर में खून के थक्के बनाता है, जिसकी वजह से कहीं दिल की धमनियां ब्लॉक हो रही हैं, तो कहीं लोग अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। पोस्ट कोविड यानी कि कोविड से ठीक हुए मरीजों में भी अचानक हार्ट अटैक की समस्या दिख रही है। बहुत यंग लोग हमारे पास हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं, जिनको कोरोना की समस्या रही। कई लोग कोरोना की रिपोर्ट से रिकवर भी हो गए, लेकिन हमें समझना होगा कि कोरोना सिर्फ एक लंग्स की बीमारी नहीं है। कोरोना एक बीमारी है जो कि इन्फ्लामेशन करती है हमारे शरीर की आर्टरीज के बीच में। तो जब ये हार्ट की आर्टरीज में इन्फ्लामेशन करती है, उनके अंदर क्लॉट बनाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ यंग लोग जिनको पहले से कोई हार्ट की बीमारी नहीं थी, उनको सडनली कोई हार्ट में क्लॉट बना, उसने हार्ट की किसी आर्टरी को 100% या नियर 100% ब्लॉक कर दिया, और ये यंग लोग हमारे पास हार्ट अटैक लेके आते हैं। आजकल ऐसे जिनका नस वगैरह क्लॉट हो गया है, ऐसे बहुत से पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको क्लॉटिंग बहुत हो गया और उनको बाद में ऑपरेशन करने के बाद में रीक्लॉटिंग भी हो गया है, ऐसा बहुत देखा गया है। बाईपास सर्जरी जो रहती है वो नॉर्मली इलेक्टिव सर्जरी रहता है, तो हम लोग फिटनेस करने के लिए कर रहे थे, लेकिन फिटनेस होने से पहले बहुत से पेशेंट्स चले जा रहे हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि फिट हुआ नहीं, उससे पहले ही कुछ तो हो गया, पेशेंट को समथिंग बैड हैपन एंड पेशेंट मर जा रहे हैं।
कोरोना महामारी के बीच अनियंत्रित जीवन शैली, रूटीन चेकअप पर ब्रेक और तनाव जैसी समस्याएं आग में घी डाल रही हैं। तो लास्ट 2 साल में हेल्थ चेकअप सिस्टम्स पूरे बंद हुए पड़े हैं। लोग अपना हेल्थ चेकअप नहीं करा रहे हैं। हेल्थ चेकअप नहीं हो रहा है तो आपको अंडर हिडन जो है वो प्रॉब्लम्स मिस हो रही हैं। लोग अपना कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं करा रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स मिस हो रहे हैं। दिल के मरीज पहले से ही ब्लड थिनर यानी कि खून पतला करने वाली दवा का सेवन कर रहे होते हैं, इसलिए ज्यादा समस्या अचानक से हार्ट अटैक से गुजर रहे लोगों को लेकर है, जिनके अंदर बिना जानकारी खून का गाढ़ा होने जैसे कई बदलाव हो रहे हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आपको चलने में थकान महसूस हो रही हो या सांस फूल रही हो तो बेहद जरूरी है कि आप ईसीजी और ट्रेडमिल टेस्ट यानी कि TMT टेस्ट फौरन करवाएं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।